हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। कैसा चल रहा है आपका? प्रैक्टिकल आ गए नज़दीक। प्रैक्टिकल में बहुत कुछ होता है ना। प्रैक्टिकल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर आपके पास मेरे ख्याल से 30% तो केमिस्ट्री का पार्ट इंक्लूड होता है और 30% ही आपका फिजिक्स में होता है, 30% बायोलॉजी में होता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली 150 से लेके 160-170 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो मेरा नाम है आकाश राणा। आज मैं आपको अपने लेक्चर के थ्रू बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल के बारे में, स्पेशली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको पाने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आपको सारा प्रैक्टिकल का सिनेरियो समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में जनरल डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है नहीं? तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगे, कितने कितने नंबर की होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें रिटर्न में लिखनी होंगी, ठीक है नहीं? तो प्रैक्टिकल में बच्चों हमारे पास बेसिकली जो हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि आपके पास 3 तो आपके पास प्रैक्टिकल लिखने होंगे रिटर्न में, ठीक है? तो पहला प्रैक्टिकल होगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ध्यान देना जरा। पहला होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा आपके पास जो आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड होगा। आपकी टाइट्रेशन कौन सी भी होगी, मोर सोल्ट की होगी या फिर ऑक्सैलिक एसिड की होगी, कोई सी भी टाइट्रेशन हो सकती है। और जितनी भी कंसंट्रेशन की आपने अपनी नोटबुक में लिख रखी है, जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में लिख रखी है, आपने कंसंट्रेशन चेक कर लेना, M/20 है, M/30 है या M/40 है या M/50 है, M/100 की भी हो सकती है, मोर सोल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो एक तो वो टाइट्रेशन होगी मोर सोल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन हो जाएगी आपकी। ये जो टाइट्रेशन होगी बच्चों, ये होगी आपके पास 8 मार्क्स की, ये 8 नंबर की टाइट्रेशन है। इसके बाद होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हम सॉल्ट एनालाइज करेंगे। ये हमारा सॉल्ट एनालाइज होगा, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर 2 पार्ट होगा, इसमें एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल दोनों इंक्लूड होंगे। एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल दोनों 4-4 नंबर के होंगे। 4 नंबर का ये होगा एसिड रेडिकल, 4 नंबर का होगा बेस रेडिकल, टोटल होगा 8 मार्क्स का, ठीक है? तीसरा होगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप डिटेक्ट करते हैं, जैसे अल्कोहल दे दिया आपको, टेस्ट ट्यूब में डाल के अल्कोहल दे दिया जाएगा, डिटेक्ट करिए, पहचानिए अल्कोहल कैसे निकाला जाता है ना? फिनॉल पहचानिए, फिनॉल कैसे निकाला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा निकाल, है ना? आपको डाल के दे दिया जाए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है नहीं? तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपको किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिया जाए और आपको पहचान ना हो, अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये वो हमारे पास वो हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, ठीक है? ये होगा आपका 6 मार्क्स का, ठीक है? टोटल 6 मार्क्स का, ठीक है? 8 नंबर का टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं इसे, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का, ठीक है? और सॉल्ट एनालिसिस ये भी 8 नंबर का। 4-4 नंबर के एसिड बेस रेडिकल। एसिड रेडिकल बोला जाता है बच्चों एनायन को बोलता है एसिड रेडिकल। मतलब अगर आपको एनायन का डिटेक्शन करना है तो वो एसिड रेडिकल होगा, और अगर कैटायन का डिटेक्शन करना है तो वो होगा बेस रेडिकल, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में आ जाएगा। 6 नंबर का होगा आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका लैब मैनुअल और वाइवा। लैब मैनुअल प्लस वाइवा, ये 2-2 नंबर का होगा दोनों, 2 + 2 4 मार्क्स। 2 नंबर का लैब मैनुअल, 2 नंबर का वाइवा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। एक आपका होगा प्रोजेक्ट और एक हो जाएगा वाइवा, ये भी 2 + 2। तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। टोटल 30 मार्क्स हो गए। 8 8 16 16 और 6 22
22 और 4 26 और ये 30। चेक कर लीजिए, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकल का, ठीक है नहीं। ये तो मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे और फोकस से सुनेंगे बच्चों। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन से रिलेटेड है, मोर सोल्ट है, ऑक्सैलिक एसिड है। हो सकता है आपको ऑलरेडी से सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दे दिया जाए, वहाँ पर प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दे दिया जाए, और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी ब्यूरेट पे चले जाएंगे। ब्यूरेट से आपने फटाफट क्या बोलते हैं, नीचे से आपने कॉर्क को ओपन करेंगे और अपने सॉल्यूशन की रीडिंग निकाल ली फटाफट, ठीक है नहीं। जहाँ पर आपके पास परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा वो आपके पास एंड पॉइंट हो जाएगा, और एंड पॉइंट पे बेसिस पे आपने पहले इनिशियल रीडिंग, जैसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल में आप अपनी लैब मैनुअल खोल के देखिएगा। लैब मैनुअल में जहाँ आपने टाइट्रेशन लिख रखा होगा, टाइट्रेशन में चेक करना ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले इनिशियल रीडिंग वो पार्ट होता है जब आप टाइट्रेशन शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब जब आपने ड्रॉप नहीं किया है उससे पहले आप पॉइंट मार्क कर लेंगे ब्यूरेट पे जो भी मार्क होगा वो आपके इनिशियल रीडिंग होगा। फिर आप धीरे से कॉर्क ओपन करेंगे, जैसे आप कॉर्क ओपन करेंगे धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सॉल्यूशन में डालना शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं। जहां आपका परमानेंट पिंक कलर आ गया सॉल्यूशन के अंदर वहां आप क्लोज कर देंगे, रीडिंग चेक करेंगे, फाइनल रीडिंग आ जाएंगे वो मेंशन कर दीजिएगा। 2 से 3 या 4 रीडिंग निकाल लीजिएगा, और 2 से 3 या 4 रीडिंग निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो भी 2 रीडिंग सेम होगी वो हो जाएगी आपके पास कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टाइट्रेशन की बात। और अगर आपको नहीं समझ में आई है अभी भी टाइट्रेशन से रिलेटेड थिंग, तो आप एक काम करिएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिएगा, मैं कुछ आपको, अच्छा आप अपना आप ही चेक कर लेना, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से लेकर, आप पर्टिकुलर टाइप कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। टाइट्रेशन से रिलेटेड जो भी आपकी कंसंट्रेशन होगी उस कंसंट्रेशन पे आपको टाइट्रेशन मिल जाएगी। बात करेंगे हम सॉल्ट एनालिसिस के बेसिस पे, जो एसिड और बेस रेडिकल के डिटेक्शन पे है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरा एक बात कहना है, आपका ये देख लीजिएगा सॉल्ट एनालिसिस में एसिड और बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं। मेनली हमारा पास पता एक ही सॉल्ट दिया जाता है, बच्चे को एक ही सॉल्ट दे दिया गया, मतलब अधिकतर ऐसे किया जाता है कि जैसे एक ही सॉल्ट दे दिया और उसी सॉल्ट के अंदर आपने एसिड भी निकालना है, उसी सॉल्ट के अंदर बेस भी निकालना है, मतलब उसी सॉल्ट के अंदर आपको एनायन भी डिटेक्ट करना होगा और उसी सॉल्ट के अंदर कैटायन भी डिटेक्ट करना होगा, ठीक है नहीं। तो एनायन डिटेक्ट करने के लिए जो भी आपके प्रोसीजर है आप वो फॉलो करोगे, और उसी सॉल्ट को आप फिर कैटायन डिटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करोगे, ठीक है। अच्छा, मेनली जो दिया जाता है कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है, हर लैब में फेमिलियर होता है, ये सॉल्ट मिलता है। एक तो लेड नाइट्रेट होता है, हर लैब में लेड नाइट्रेट मिल जाता है, एक लेड एसीटेट हो गया, ये भी मिलता है लेड एसीटेट, एक अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉमनली हर लैब में मिलते हैं। तो अधिकतर यही दे दिया जाता है सॉल्ट में। तो आपको पता क्या करना है, लेड अलग से लिखा, मतलब लेड का एक कॉर्नर बना दिया और नाइट्रेट का एक कॉलम बना दिया, ठीक है नहीं। लेड का एक कॉलम, नाइट्रेट का एक कॉलम, लेड का एक कॉलम, एसीटेट का एक कॉलम, इस तरीके से बना दिया, ठीक है नहीं। और अमोनियम का इधर से और क्लोराइड का इधर से, बिल्कुल सेम पैटर्न, पहले एम, फिर केमिकल एंड अपैरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनती है आपकी, है ना। रेडिकल्स में तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर एक तरफ सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर दूसरे वाले कॉलम में क्या आता है, दूसरे वाले कॉलम में आपने जो रिएजेंट यूज़ करें या टेस्ट किए हैं जो वो टेस्ट आता है दूसरे वाले कॉलम में, है ना। तीसरे वाले कॉलम में क्या करते हैं, तीसरे वाले कॉलम में ऑब्जर्वेशन आती है, और चौथे वाले कॉलम में क्या आता है, इन्फ्रेंस आता है, और लास्ट में फिर आप क्या करते हो, इसके बाद आप फिर इक्वेशंस लिखते हो, जो टेस्ट किए हैं उनकी इक्वेशंस आती है 1 2 3, लास्ट में आ जाता है आपके पास, लास्ट में आपका इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व लिख के उसके बाद हम करके कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें हम यूज़ करते हैं, जैसे जो हमें मतलब कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे कोई इक्वेशंस हो गई हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशंस कि, या आप सिंपल इक्वेशन लिख के छोड़ दीजिए बस, और इससे अलग कुछ मत लिखिए, ठीक है नहीं। तो ऐसे एसिड रेडिकल का आ जाएगा, ऐसे बेस रेडिकल का आ जाएगा, मतलब आमने सामने आ जाएगा दोनों को दोनों, ठीक है। तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, जो तीसरा प्रैक्टिकल लिखना होगा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस का। देखो फिनॉल तो नहीं होगा, फिनॉल आपको कभी भी दिया नहीं जाता फंक्शनल ग्रुप में। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चों फिनॉल देखते ही पता लग जाता है फिनॉल है, और सर्दियों का मौसम वैसे ही चल रहा है, सर्दियों के मौसम में फिनॉल जमा हुआ होता है, ठीक है नहीं, मतलब बिल्कुल सॉलिडिफाई होगा फिनॉल। आपको अगर पिघला के भी दे दिया जाए, मतलब अगर हीट करके भी दे दिया जाए, वो थोड़ी देर बाद वो फिर से वो आपका जम जाएगा, तो फिनॉल तो कभी नहीं आएगा।
ठीक है नहीं। तो फिनॉल तो आप भूल के भी पढ़िए मत। या तो आपको दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल, या फिर आपको दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है नहीं। एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं। अगर सेट डिवाइड हो गया, सेट ए, सेट बी, सेट सी सिस्टम होगा, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी सिस्टम में आपको एक में एल्डिहाइड दे देंगे, एक में कीटोन दे देंगे, कुछ इस तरीके से, एक में अल्कोहल दे दिया। तो ये मोस्ट फैमिलियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप दिया जा सकता है। क्लियर है ना। अच्छा, मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, है ना। बच्चा जो परेशान होता है ना, वो इसको लेके होता है, अरे सर ये वाइवा का पार्ट बता दो, वाइवा है क्या, है ना। इसी को लेके हमने मेनली आज टॉपिक उठाया। मुद्दा क्या है वाइवा का। बच्चा वाइवा से बहुत घबराता है। तो बच्चों वाइवा का रिलेट ये है कि आप अपना एक तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। प्रोजेक्ट जो भी प्रिपेयर करोगे, आपको प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब हालांकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वो प्रोजेक्ट आपने घर में परफॉर्म नहीं किया है। आप हालांकि आपको परफॉर्म करना चाहिए घर पे, है ना। अगर आप उसे परफॉर्म कर लेंगे घर पे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, ठीक है नहीं। लेकिन वी नो वेरी वेल, करता कोई नहीं है, टेप के ला देते हैं, इधर उधर से अरेंज किया, इधर का टेप दिया, उधर का टेप दिया, ला इधर दिखा, ये हो गया, लिख दिया। लेकिन करना चाहिए घर में परफॉर्म, ठीक है। प्रोजेक्ट आपने अगर टेपा हुआ भी है, अगर कहीं से भी देख के लिख रखा है, तो उस प्रोजेक्ट को आप बहुत बड़े तरीके से रीड कर लीजिएगा। ऐसा रीड कर लीजिएगा कि दूसरे वाले को, भाई हमने प्रोजेक्ट दूसरे का टेपा है, हमें पता है, दूसरे को थोड़ी पता है, सामने टीचर को थोड़ी पता होगा, है ना। तो उस प्रोजेक्ट को आप इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना कि आप भी ये वाली बात दूसरे वाले को साबित कर पाओ कि वो आपने परफॉर्म किया है घर पे। इतनी बढ़िया तरीके से करना, क्योंकि सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? इसका प्रोजेक्ट बनाया, अच्छा बेटे ये प्रोजेक्ट बनाया, ये बता जरा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रीड करना, ऐसा रीड करके जाना कि जैसे आपने ही वो पढ़ा हुआ हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पता होने चाहिए हर चैप्टर के। जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और आपको मोलैरिटी निकालनी भी पता आनी चाहिए, मोलैरिटी कैसे निकलती है, कंसंट्रेशन कैसे निकाली जा सकती है। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सारी की सारी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, ठीक है नहीं। जैसे एक बार मैंने प्रैक्टिकल लिया था, तो मैंने एक बच्चे से क्या करा था, मैंने एक बार बच्चे से सारे के सारे कैटायन निकालने दिखा दिए। मैंने कहा तू कैटायन लिख के दिखा सारे के सारे, अमोनियम, लेड कैसे लिखा जाता है, Pb2 पॉजिटिव, लेड लिख तू जरा, Pb2 पॉजिटिव होता है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है ना, एसीटेट लिख के दिखा तो CH3CO नेगेटिव होता है। मैंने दिमाग खा लिया उस बच्चे का, ठीक है नहीं। तो दुनिया भर के सारे मैंने लिखवाए। बच्चा एक तो इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। और अगर आपने कोई एक या दो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हों, तो सबसे पहले आप ये वाली बात बोल देना कि सर मैंने ये वाला चैप्टर, या मैम मैंने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आप इसमें से क्वेश्चन अराइज कीजिए मेरे को, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर भी फोकस करोगे, ठीक है नहीं। अगर आप एक या दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, अगर आपका पूरा पार्ट अच्छे से नहीं हो रखा और आपको रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए, रैंडमली कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप अपना जो इंप्रेशन है वो ऐसे रखोगे दूसरे वालों के सामने कि आप पढ़ाई से तो रिलेटेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा टच हो पढ़ाई से, लेकिन फिलहाल आप अपना फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे गेन कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेज चल रहे हैं, ठीक है नहीं। आपको ऐसा अपने उनके सामने ट्रीट रखना है अपने आप को। अच्छा, पोटेंशियल पूरा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होना चाहिए, ठीक है नहीं। एक बार क्या हुआ, हम प्रैक्टिकल करवा रहे थे, तो प्रैक्टिकल करवाते करवाते हमारे दिमाग में ये वाली आई कि एक बार बच्चों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, सबको बच्चों को लाइन अप करते हैं और ये पूछते हैं बच्चों से कि कौन बच्चा 30 में से 30 लाने के लिए डिजर्विंग है। ये हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर और हमारा आपस में, हम इंटरनल एग्जामिनर थे, हमने आपस में ट्यूनिंग बनाई थी कि देखते हैं 30 में से 30 वाले कौन अपने आप को सोचते हैं कि 30 में से 30 वाले हैं जो 30 में से 30 डिजर्व करते हैं, बच्चे को खुद लगता है 30 में से 30 वो खुद आ जाओ। हमने एक बार अपने आप ही ये वाला चीज़ करी थी और बच्चों 2 बच्चे निकल के आए थे 30 में से 30, मतलब वो चाहते थे कि मेरे 30 में 30 आए। पूछा क्या गया था, वही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे आंसर कर दिए और हमने तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए बुलाया गया था, उन दोनों के 30 में से 30 लगे, ठीक है नहीं। तो आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। अगर आपको टीचर ये कह दिया जाए कि आप अगर डिज़र्व करते हो तो आ जाइए, ठीक है नहीं, तो घबराना नहीं है। डिज़र्व नहीं भी करते होंगे तो भी आपको अपने आप को स्टैंड रखना है, आगे लेके जाना है, पुश करना है अपने आप को, क्योंकि पूछा क्या जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड बेसिक पार्ट से पूछा जाएगा। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है,
उस ट्राई के लिए 30 नहीं आए, 29, 28 तो आएंगे ही आएंगे। और अगर ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो वाइवा से घबराना नहीं है। वाइवा के लिए आप अपने आप को पुश करोगे। अगर आप एक्सटर्नल एग्जामिनर या इंटरनल एग्जामिनर के सामने वाइवा देने के लिए बैठे हो और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो दूसरे वाले के पीछे कि कुछ बोले ही ना, तो कभी भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनल एग्जामिनर के साथ कभी भी कुछ गड़बड़ी मत करना। इंटरनल एग्जामिनर के साथ अपना जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा सा बना के रखना। अगर उनके साथ रिलेशन थोड़ा सा खराब हुआ तो नंबर आपके कुछ भी डिस्पैच हो सकते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन ऐसे बना के रखना कि आप उनकी नज़र में सुपीरियर बने रहो, उनकी नज़र में आप मोस्ट इंटेलिजेंट बने रहो। अगर आप उनकी नज़र में इंटेलिजेंट बने रहोगे, आपके नंबर अच्छे लगाने से कोई नहीं रोक सकता वाइवा में। ठीक है। और अपने आप को हाइड नहीं करना, अपने आप को दिखाना है, शो करना है कि आई नो वेरी वेल, आई नो एवरीथिंग। प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपने आप को छुपाना नहीं है। एक्सटर्नल एग्जामिनर एक बार आपके, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, बच्चा सोचता है कि सामने वाला एग्जामिनर पागल है, उसे कुछ नहीं पता, है ना? बच्चे के दिमाग में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है, हर टीचर को सारी चीज़ें पता है। ठीक है नहीं? टीचर जो है बच्चे को देखते ही बता देता है ये किस कैटेगरी का है। ठीक है नहीं? तो आप अपने आप को छुपाने की कुछ भी कोशिश मत करना, आप अपने आप को शो करना है आपको, बल्कि ठीक है नहीं, शो करोगे, हर एक चीज़ बताओगे। ठीक है नहीं? टाइट्रेशन के बारे में नहीं पता, यूट्यूब के अंदर दुनिया भर की वीडियोस है, टाइट्रेशन देखो जरा एक बार जाकर, है ना? जिस दिन प्रैक्टिकल होगा एक दिन पहले वीडियो देख लो, सॉल्ट एनालिसिस देखो जरा, है ना? सॉल्ट एनालिसिस मैंने बताया कौन कौन से आते हैं, है ना? फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस देख लो। ठीक है नहीं? लेकिन वाइवा से घबराना नहीं है, प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। ये कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं बच्चों जिन पे आप पे बहुत फोकस करना है। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना है, टीचर के साथ अच्छा बिहेव करना है। ठीक है नहीं? टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना। अच्छा, मैं एक और बात नोटिस कर रहा हूँ कि कई सारे स्कूल में मुझे ये देखने को मिला है कि आपका प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ मॉडल भी बना रहे हैं। मॉडल नहीं बनाना भाई, मॉडल के नंबर ही नहीं है, किस बात का मॉडल? ठीक है नहीं? मॉडल के कोई नंबर नहीं है। अगर आप मॉडल, आपके स्कूल टीचर ने कहा है मॉडल बनाने के लिए तो बनाइए, लेकिन मॉडल के कोई नंबर नहीं होते। ठीक है नहीं? नंबर इन्हीं सब चीज़ों के हैं। ठीक है नहीं? बोर्ड ने इन्हीं सब चीज़ों के नंबर दे रखे हैं, मॉडल के कोई नंबर नहीं है। मॉडल भी बना रहे हैं बच्चे, मॉडल क्यों बना रहे हो? बेकार की बात, मॉडल नहीं बनाने, मॉडल के कोई नंबर नहीं है। ठीक है नहीं? प्रोजेक्ट बनाना, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना के लेके जाना। ठीक है नहीं? इंप्रेशन बहुत अच्छा रखना, लेकिन ये इन बातों पर फोकस करना है आपको। अगर आप इन बातों पर फोकस करोगे, आपके नंबर अच्छे लगाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है नहीं? होप सो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा लेके जाना और बढ़िया सा प्रैक्टिकल देना। और आपको मैं अगली वीडियो में, जैसे बायोमोलिक्यूल्स चल ही रहा है, हम बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।